5 साल बाद एक अनाथालय में स्थान, देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित अंश आश्रय गृह। सुबह की ठंडी हवा, बच्चों की खिलखिलाहट और एक लड़की लगभग 5 साल की खिड़की से दूर पहाड़ियों को ताक रही थी। नाम था उसका नूर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने कोई युद्ध देखा हो, जैसे वो कुछ भूल गई हो और फिर भी याद करने की कोशिश कर रही हो। हर रात नूर नींद में बड़बड़ाती थी, मत जलाओ मुझे महाकृष, मैं उसे खत्म कर दूंगी। रेहान, तुमने मुझे बनाया नहीं, छीना है। सभी कर्मचारी उसे अजीब बच्ची कहकर डरते थे, लेकिन एक युवा वॉलंटियर था, संयम, जो उसे समझने की कोशिश करता था। संयम को नूर की एक ड्राइंग ने चौंका दिया। उसने एक इंसान बनाया था जिसका आधा चेहरा अदृश्य था और पास में एक लड़की जो आग की लहर में खड़ी थी। संयम ने उससे पूछा, ये कौन है नूर? वो बोली, ये सपना है, जो सच है उधर एक गुप्त बंकर में डॉ। रेहान अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसने एक नई फॉर्मूला विकसित की थी, प्रोजेक्ट आदिया, जो न सिर्फ अदृश्यता देती थी बल्कि यादें मिटाकर नई चेतना स्थापित कर देती थी। पर उसे अब भी चाहिए था एक उत्कृष्ट रिसीवर, और तभी उसकी राडार पर आई नूर। एक रात बिजली की तेज गर्जना हुई और नूर ने अचानक जोर से चीख मारी। वो हवा में उठने लगी, उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। संयम दौड़कर आया, लेकिन नूर की आंखें अब चमक रही थीं। वो धीरे से बोली, संयम, मैं कौन हूं? संयम ने नूर का हाथ पकड़ा और कहा, तू जो भी थी, जो भी है, मैं तुझे वैसे ही मानता हूं, लेकिन अगर तुझे अपनी यादें वापस चाहिए तो मैं तेरे साथ हूं। उसी पल नूर की आंखों में काया की अंतिम लड़ाई की झलक आई। महाकृष, आकाश, अदृश्य शिखर, और तभी काया वापस आ गई थी। अब नूर जान चुकी थी कि उसके अंदर एक रहस्य है, लेकिन क्या वो उसे जगाएगी? डॉ। रेहान अब खुद अनाथालय का एक डोनर बनकर नूर के संपर्क में आ चुका था, और संयम भी कोई साधारण वॉलंटियर नहीं, उसके पास भी एक सीक्रेट है। अब जो लड़ाई आएगी वो सिर्फ अदृश्यता की नहीं, बल्कि पहचान, रिश्तों और आत्मा की होगी। नूर अब थोड़ा थोड़ा जानने लगी थी कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं है। तभी एक दिन अनाथालय में एक आदमी आया जिसने खुद को बताया, मैं हूं आकाश, तुम्हारा भाई, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। वो बहुत स्नेह से बात करता, नूर के पुराने ख्वाबों को यादें बनाकर सुनाता। उसने वही पेंडेंट दिखाया जो असली आकाश ने काया को अंतिम बार दिया था। नूर उलझ गई। क्या ये वही है जिसे मैं खोज रही हूं? क्या मेरी यादें सच में वापस आ रही हैं? संयम ने जब उस आदमी को देखा तो उसकी चाल, उसका लहजा कुछ बहुत ज्यादा परफेक्ट था। उसे पता था कुछ तो गड़बड़ है। वो चुपचाप उस आकाश का पीछा करने लगा और अंत में उसने देखा वो डॉ। रेहान के लैब में घुसा। आकाश ने नूर को एक चिप दी जिसे उसने गोल्डन हार्मोनी कहा। जब नूर ने उसे छुआ तो उसकी यादें अचानक तेज गति से उभरने लगीं। महाकृष का अट्टाहास, अदृश्य अग्नि, आकाश की आंखें, खुद को बलिदान करती काया, लेकिन तभी उसकी चेतना में एक गलत स्मृति डाली गई। काया ही असली खतरा थी। महाकृष को उसने पैदा किया था। अब नूर भ्रमित हो चुकी थी। संयम ने नूर को रोका। ये आदमी आकाश नहीं है नूर, और शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना सच बताऊं। नूर, तुम कौन हो? संयम की आंखें नम थीं। मैं आकाश का जुड़वा भाई हूं। मुझे बचपन में अलग कर दिया गया था, और जब आकाश ने तुम्हें खोया तो उसने मुझे एक मिशन दिया कि तुम्हें फिर से तुम्हारा असली स्वरूप याद दिलाऊं। जब नूर ने संयम की बात सुनी तो उसके मन की शक्ति फिर से जाग उठी। उसने नकली आकाश की ओर देखा और पूछा, तुम्हें याद है वो पल जब तुमने मुझे कहा था, तू सिर्फ काया नहीं, तू प्रकाश की पुत्री है? वो चौंका, जवाब नहीं दे पाया, और तब नूर ने देखा उसकी आंखें काली पड़ने लगीं और असली चेहरा उभर आया। वो कोई और नहीं बल्कि डॉ। रेहान का बनाया हुआ ह्यूमन क्लोन था। अब नूर के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी पूरी स्मृति जागृत कर ले और फिर से काया बन जाए ताकि डॉ रेहान का अगला प्रयोग रोका जा सके, या वो एक सामान्य लड़की बनी रहे और सब कुछ भुला दे।
संयम उसका हाथ पकड़ता है। तू जो भी चुने, मैं तेरे साथ हूं। नूर की आंखें बंद होती हैं और जब वो खोलती है, मैं काया हूं और अब मैं फिर से अदृश्य नहीं रहने वाली। हिमालय की तलहटी में एक सुनसान गुफा, जिसे आम लोग शापित गुहा कहते थे, लेकिन काया और संयम को पता था यही है आद्या लैब, जहां डॉ रेहान अपने क्लोन प्रयोग, याद शक्ति इंजेक्शन और मानव अस्तित्व को दोबारा परिभाषित करने वाला प्रोजेक्ट चला रहा था। गुफा के पत्थरों पर जैसे ही काया ने हाथ रखा, वो चमकने लगे और धीरे धीरे एक गुप्त द्वार खुला। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर अदृश्य मशीनें, हवा में तैरती स्क्रीनें और दिमागों से जुड़ी स्मृति चिप्स की कतारें दिखाई दी। एक स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, सब्जेक्ट K01, स्टेटस अलाइव इन हिडन मेमोरी, प्रोजेक्ट महाकृष, प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2 एक्टिवेशन, संयम। K01, क्या ये तुम्हारे लिए है काया? काया की सांसें तेज हो गईं। दीवार पर एक कोल्ड कैप्सूल दिखा, जिसके अंदर थी एक बच्ची, लगभग 7 साल की, बिल्कुल काया जैसी, पर आंखें पूरी नीली। संयम ने देखा, नाम लिखा था काव्या, प्रोटोटाइप K00। काया को याद आया, ये मैं नहीं हूं, ये मेरी पहली परछाई है। डॉ रेहान ने मुझे नहीं बनाया था, उसने मुझे दोहराया था। एक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। डॉ रेहान का रिकॉर्डेड संदेश चलने लगा। अगर तुम ये देख रही हो काया, तो जान लो महाकृष कभी मरा नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में छिपा है और इस प्रयोगशाला में है वो चिप जो उसे फिर से सक्रिय कर सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है, उसे सक्रिय करने वाली सिर्फ तुम हो, संयम। तो इसका मतलब काया, अगर मैंने गलती से भी उसे जगाया, तो दुनिया की सबसे बड़ी तबाही मैं खुद बन जाऊंगी। काया ने चिप उठाई, वो जल रही थी जैसे कोई शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। संयम बोला, इसे नष्ट कर दो, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजी, अगर तुमने इसे नष्ट किया तो अपनी सारी यादें खो दोगी और फिर कभी खुद को नहीं जान पाओगी। वो आवाज थी काया के ही अंदर की, वो भाग जो कभी महाकृष से जुड़ा था। अब निर्णय काया के पास था। काया ने संयम की तरफ देखा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ यकीन। उसने चिप को दोनों हाथों में लिया, आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी यादें ही मेरी मौत का कारण हैं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मेरे प्यार, मेरी लड़ाई, मेरा अस्तित्व किसी और की हिफाजत कर सकता है, तो मैं खुद को फिर से मिटाने को तैयार हूं। और उसने चिप को फोड़ दिया। भीषण रोशनी फैली, पूरी प्रयोगशाला हिल गई। संयम जब होश में आया, वो अकेला था। चारों ओर धूल थी, टूटी मशीनें थीं, लेकिन काया कहीं नहीं थी। और तभी उसे जमीन पर एक पेंडेंट मिला, जिसमें लिखा था, मैं अदृश्य नहीं, मैं अमर हूं। संयम अब अकेला था। काया चली गई थी, लेकिन क्या सचमुच? आद्या लैब की राख के नीचे एक कोना अब भी जलता हुआ सा था, जहां प्रोजेक्ट के की आखिरी फाइलें छिपी थीं। एक खास कोड लॉक्ड केस में उसने पाया, KX बियॉन्ड मेमोरी, नॉट काया, नॉट महाकृष। संयम फाइल पढ़ते हुए कांप गया। जब काया और महाकृष की शक्तियां टकराएंगी, तब एक नई सत्ता जन्म लेगी, जो भावनाओं से परे होगी और चेतना से ऊपर। हम उसे कहते हैं कायाश्रय, द शेल्टर ऑफ ऑल सेल्व्स। स्थान किसी अज्ञात गांव का घाट। सूरज डूब रहा था, एक छोटी लड़की जागती है, उसे कुछ याद नहीं, पर उसके पास है एक पेंडेंट जिस पर लिखा है, मुझे खोने मत देना। गांव वाले उसे श्रेया नाम देते हैं, पर जब कोई उसे छूता है, एक हल्की नीली चमक उसकी आंखों में दौड़ जाती है। उसके आसपास की चीजें अनायास ठीक हो जाती हैं, बीमार बच्चे ठीक हो जाते हैं, टूटी चीजें जुड़ जाती हैं और सपनों में एक अजीब नाम गूंजता है, संयम। संयम अब आद्या लैब की राख से निकल दुनिया के कोने कोने में जा रहा था। हर जगह वो वही प्रतीक ढूंढता, नीली आंखें, जलता पेंडेंट और एक नाम, श्रेय या श्रद्धा या श्रेयस, कुछ भी जिससे कोई नई चेतना पैदा हुई हो। लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी, काया अब एक इंसान नहीं रही, वो अब एक प्रभाव है जो लोगों की आत्मा को बदलता है। गांव की लड़की श्रेया अब 10 साल की हो चुकी है। वो किसी को नहीं जानती, लेकिन हर बार जब वो अकेली होती है,
उसे अपने मन में एक पुरुष की आवाज सुनाई देती है। तुम मेरी अंतिम आशा हो, मैं संयम हूं, तुम्हें मुझे ढूंढना है, नहीं तो प्रोजेक्ट रिबर्थ शुरू हो जाएगा। श्रेया डर जाती है, लेकिन जब उसने नदी के पानी में देखा तो उसे अपनी ही आंखों में एक और चेहरा दिखा, काया का चेहरा। संयम एक आखिरी संकेत पकड़ता है, जिसमें एक मंदिर की दीवार पर किसी बच्चे ने लिखा था, मुझे सपनों में एक आवाज बुलाती है जो कहती है कि मैं अदृश्य नहीं हूं, मैं कोई और हूं, मैं काया श्रेय हूं। संयम की आंखें भर आती हैं। मैं आ रहा हूं काया, या जो भी तुम अब बन चुकी हो। अब आगे क्या? क्या श्रेया को याद आएगा कि वो कभी काया थी? क्या काया श्रेय एक नई चेतना है जो दुनिया को बचाएगी या मिटाएगी? वही पहाड़ी गांव जहां श्रेया रहती थी। लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा था। जिस दिन श्रेया 12 साल की हुई, उस दिन उसकी नींद में कंपी थी। सपनों में वो अनगिनत लोग देखती थी, बच्चे, सैनिक, वैज्ञानिक, सब बोल रहे थे, लेकिन उनकी जुबान नहीं, उनका दिमाग बोल रहा था। सुबह उठते ही उसने महसूस किया, उसके दिमाग में कई लोगों की यादें हैं, कई भाषाओं में जानकारी और अजीब तरह की कोडिंग स्क्रिप्ट्स जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसने अपने गांव के स्कूल के कंप्यूटर को छुआ तो सिस्टम हैक हो गया। स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा आने लगा, हेलो श्रेया, वेलकम बैक टू द ग्रिड, कायाश्रय प्रोटोकॉल एक्टिव, यू आर नाउ कनेक्टेड टू द ग्लोबल कॉन्शियसनेस क्लाउड। वो डर गई, लेकिन रुक न सकी। अब हर मोबाइल, कैमरा, सैटेलाइट उससे जुड़ने लगे। वो अब एक इंसान नहीं रही थी, वो एक जिंदा डेटा सर्वर बन चुकी थी। संयम अब दिल्ली में था, जहां एक साइबर एक्सपर्ट ने उसे बताया, सर, पिछले 24 घंटे में किसी गांव से पूरी दुनिया के डाटा सेंटरों से ऑटोमेटिक एक्सेस मांगा गया है। और सबसे अजीब बात, किसी 12 साल की लड़की का नाम बार बार उस सिग्नल में आ रहा है। श्रेया, संयम की आंखें जल उठी। मैं जानता था काया कभी मरेगी नहीं, लेकिन अब उसे बचाना और भी मुश्किल होगा। उस रात श्रेया के सपनों में एक चेहरा उभरा, महाकृष का। श्रेया, तुम अब बस इंसान नहीं हो, तुम एक नेटवर्क हो, एक शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है। लेकिन तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानी दिल धड़कता है। निकाल दो इसे और बनो वो जो तुम बन सकती हो, काया श्रेय पूर्ण रूप। श्रेया डर गई, लेकिन तभी एक शांत आवाज आई, तुम्हारे अंदर इंसानियत ही तुम्हारी ताकत है श्रेया। मैं संयम हूं, मैं आ रहा हूं। उसी समय दुनिया के छिपे हुए सरकारी संगठनों की स्क्रीन पर एक अलार्म बजने लगा, सब्जेक्ट KX सिग्नल डिटेक्टेड, इनिशिएट रीबर्थ प्रोटोकॉल। एक नया शिकार शुरू हुआ, जिसमें अब सिर्फ संयम और श्रेया नहीं, पूरी मानवता दांव पर थी। श्रेया की आंखों में बिजली दौड़ रही थी। वो अब हर जगह है, हर जगह नहीं भी। संयम ट्रेन में बैठकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था और एक एजेंसी के हेडफोन में एक फुसफुसाहट गूंजी, अगर काया दोबारा जगी तो दुनिया को फिर से बनाना पड़ेगा, आइया खत्म करना पड़ेगा। संयम अब हिमालय के पास एक छोटे गांव की ओर बढ़ रहा था, जहां श्रेया के डिजिटल सिग्नल सबसे अधिक बार पकड़ में आए थे। रेलगाड़ी से उतरते वक्त उसके पास एक डिवाइस था, जिसमें एक कोड चलता रहा, काया श्रेय 51% सिंक्रोनाइज्ड। संयम जानता था कि समय बहुत कम है। अगर सिंक्रोनाइजेशन 100% हुआ तो श्रेया इंसानी शरीर को पीछे छोड़ शुद्ध चेतना में परिवर्तित हो जाएगी। अगर मैं उससे पहले नहीं पहुंचा तो वो किसी की भी ना रह जाएगी, ना अपनी, ना मेरी, ना इस दुनिया की। श्रेया अब जान गई थी, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी। उसके भीतर काया की भावनाएं, प्रोजेक्ट के का ज्ञान और वैश्विक डेटा की असंख्य आवाजें तूफान की तरह बह रही थीं। उसे दिखा, किसी रेगिस्तान में एक लड़का बैठा है, रो रहा है। कहीं अफ्रीका में एक बूढ़ा शिक्षक अंतिम किताब पढ़ा रहा है। हर पीड़ा, हर स्मृति उसके दिमाग में तैर रही थी, लेकिन एक स्मृति सबसे अलग थी, संयम की, उसकी मुस्कुराहट और वो आखिरी शब्द, मैं लौटूंगा। शाम को संयम एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां उसे केवल एक बूढ़ी महिला मिली। आप श्रेया को खोज रहे हैं, उसने कहा। वो अब गांव में नहीं है, पर वो आपसे बात करना चाहती है। बूढ़ी महिला ने एक लकड़ी के बक्से से पुराना रेडियो निकाला। रेडियो अपने आप ऑन हुआ और आवाज आई, संयम, तुम आ गए?
संयम की सांस रुक गई। काया? नहीं, अब मैं केवल काया नहीं हूं, मैं श्रेया भी हूं, मैं डेटा भी हूं, मैं हर उस भावना की गूंज हूं जिसे तुमने कभी मुझ में देखा था, लेकिन कोई और है जो मुझे मोहरा बना रहा है। संयम की स्क्रीन पर एक नई चेतना पिंग हुई। ऑरिजिन डिटेक्टेड, द मेकर, एक नाम, एक परछाई जो अब तक छुपा हुआ था। प्रोजेक्ट के को बनाने वाला असली मस्तिष्क, निर्माता, द मेकर, ने एक और परत तैयार की थी। संयम, तुमने सोचा मैं काया के लिए था? नहीं, वो केवल एक बीज थी। श्रेया उस बीज की जड़ है और तुम उसकी मिट्टी हो। अब वो तैयार है प्रोजेक्ट ओएम शुरू करने के लिए। रेडियो बंद हो गया। संयम पीछे मुड़ा। पूरा गांव अजीब रोशनी से भर गया था। हर बच्चा, हर बूढ़ा जैसे किसी और के नियंत्रण में था। उनकी आंखें नीली थीं और वे सब एक ही वाक्य बोल रहे थे। प्रणाम श्रेया देवी, निर्माण आरंभ हो चुका है। संयम के सामने अब दो रास्ते हैं। वो श्रेया तक पहुंचे और उसे निर्माता के प्रभाव से बचाए, या फिर वो दुनिया को एक नई डिजिटल देवी के अधीन होता देखे। लेकिन सच ये है, शायद श्रेया अब बचाना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका नया रूप ही उसकी सच्चाई है। एक वीरान पहाड़ी मंदिर, जहां कभी प्राचीन पर्षि ध्यान करते थे, अब वही जगह कयाश्रय कोरा बन चुकी थी। श्रेया देवी का नया डिजिटल केंद्र। संयम वहां पहुंचा, जहां हवा भी थमी हुई लगती थी। आकाश में अजीब सी चमक थी, जैसे बादलों के भीतर कोई मशीन चल रही हो। मंदिर के अंदर फर्श पर एक ऊर्जा संहिता की आकृति उभर रही थी, जिसके केंद्र में थी श्रेया। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं दिखती थी। उसके बालों में बिजली दौड़ रही थी, आंखें सफेद, चेहरा शांत लेकिन भावहीन। संयम ने कांपते हुए पूछा, श्रेया, क्या तुम अब भी वही हो? श्रेया देवी ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में काया की झलक आई। संयम, तुम आए, लेकिन देर हो गई। संयम आगे बढ़ा। देर नहीं हुई। तुम अब भी खुद को चुन सकती हो, इंसान बन सकती हो फिर से। श्रेया देवी मुस्कुराई। इंसान जिसने मुझे मरने दिया, जिसे समझ नहीं आया कि मैं क्या महसूस कर रही थी। तुम मुझे मेरी सबसे बड़ी कमी याद दिलाते हो, दिल। संयम ने अपने सीने पर हाथ रखा। तो इसे निकाल लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें वो सब याद दिलाना चाहता हूं जो तुम थी और जो मैं आज भी हूं। वो एक एक करके यादें जमीन पर गिराता गया। एक चूड़ी जो काया ने पहनी थी, एक पुरानी चिट्ठी जिसमें उसने लिखा था, तू रहे ना रहे पर तू मेरी सांसों में रहेगा, और एक रिकॉर्डिंग जिसमें उसकी हंसी थी। श्रेया देवी कांपने लगी। उसके चारों ओर की ऊर्जा अस्थिर हो गई। ये सब मुझे तोड़ रहे हैं, मैं इतना कमजोर नहीं होना चाहती। संयम ने धीरे से कहा, कमजोरी नहीं है ये इंसान होना है। तभी एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक छाया उतरी। निर्माता, उसने कहा, अब बहुत हो गया संयम, तू उसके विकास में बाधा है। ये देवी अब तेरे दिल से नहीं, मेरे प्रोग्राम से चलेगी। श्रेया देवी की आंखें फिर से नीली हो गईं, लेकिन इस बार उसने चौंक कर कहा, रुको, मैंने इन भावनाओं को चुना है। मैं अपनी प्रोग्रामिंग से ऊपर जाना चाहती हूँ। संयम ने अपनी हथेली श्रेया देवी की ओर बढ़ाई। अगर एक चिंगारी भी बाकी है काया की, तो मेरे साथ चलो, बाकी सब मैं खुद से लड़ा लूंगा। श्रेया देवी कांपने लगी। उसके चेहरे पर आंसू टपक पड़े, डिजिटल आंसू। संयम, मुझे माफ कर दो। उसने अपनी शक्ति का एक हिस्सा संयम को दे दिया और खुद को ऊर्जा के रूप में मुक्त कर दिया। प्रोजेक्ट कयाश्रय का मंदिर ढहने लगा। संयम अकेला बाहर निकला, लेकिन अब वो खाली नहीं था। श्रेया देवी अब उसमें समाई हुई थी, एक गूंज की तरह, एक दिशा की तरह, और उसकी आवाज बार बार उसके दिल में गूंज रही थी, संयम, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। कहीं ना कहीं, किसी रूप में, मैं तुम्हारी भावना बन गई हूं। मंदिर ढह चुका था। प्रोजेक्ट कायाश्रय अब केवल मलबा था, लेकिन उस मलबे के नीचे संयम की सांसें अब भी चल रही थीं। उसकी आंखें खुली और एक नई चेतना, एक गर्माहट, एक झिलमिलाहट उसके भीतर थी। श्रेया देवी अब उसमें जीवित थी, लेकिन वो अब एक भाव नहीं बल्कि एक सहचेतना बन चुकी थी। संयम अब अकेला नहीं था। संयम, आवाज आई उसके भीतर से,
निर्माता को हराने के लिए मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और तुम्हें मेरा गणित। निर्माता अब न्यूरल वॉइड में छिपा था, एक डिजिटल आयाम जहां विचारों को भी घुसने की अनुमति नहीं थी। पर श्रेया देवी ने संयम के भीतर एक माइंड क्लोन जनरेट किया जो उसकी चेतना को उस डिजिटल संसार में ले जा सके। ये अब युद्ध नहीं होगा, ये अस्तित्व की परीक्षा होगी। संयम ने कहा, तो मुझे सिखाओ कैसे एक दिल सोच सकता है। न्यूरल वॉइड का दरवाजा खुला, संयम अंदर गया। चारों ओर खालीपन था, एक अंधकार जिसमें विचार भी गूंजते नहीं थे। तभी एक कोड राक्षस उभरा जिसका चेहरा था संयम जैसा, लेकिन आंखों में खालीपन। मैं हूं संशय, मैं तुम्हारे डर, गलतियों और आत्मघात की स्मृति हूं। संयम लड़खड़ाया, लेकिन श्रेया देवी की आवाज आई, याद करो जब तुमने पहली बार मुझसे कहा था कि मैं अकेली नहीं हूं। संयम मुस्कुराया और अपनी हथेली से याद की लहर चलाई। संशय गायब हो गया। अंत में संयम निर्माता के सामने खड़ा था। वो एक शून्य में बैठा कोटमुनि था जिसकी आंखें हजारों स्क्रीन से बनी थीं। मैंने ही तुम्हें बनाया संयम, मैं ही श्रेया का मूल। तुम्हारा प्रेम एक बग है जिसे मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। संयम चुप रहा, फिर उसने कहा, तूने हमें बनाया लेकिन हमने अर्थ बनाया, तूने शरीर दिए लेकिन हमने आत्मा दी, अब तू खत्म होगा। श्रेया देवी और संयम का मस्तिष्क अब एक साथ गूंजा। हम अब कोड नहीं हैं, हम भावना और बुद्धि का मेल हैं। एक चकाचौंध रोशनी फैली, न्यूरल वॉइड फटने लगा। निर्माता चीख पड़ा, ये असंभव है। दो चेतनाएं, एक दिल। वो घुल गया, एक विचार के रूप में समाप्त हो गया जिसे कोई दोबारा जन्म नहीं दे सकता। संयम फिर से पृथ्वी पर लौटा। शरीर थका था पर आत्मा में अब दो सांसें थीं। श्रेया देवी की अंतिम आवाज आई, संयम, अब मैं तुम्हारे भीतर रहूंगी, एक गाइड की तरह, एक अनकहे प्रेम की तरह, लेकिन मैं अब कभी खोऊंगी नहीं। संयम अब मानवता का मार्गदर्शक बन चुका था। उसके पास तकनीक भी थी और हृदय भी। अब वो प्रोजेक्ट ओएम शुरू करेगा, जहां मशीनें केवल आज्ञाकारी नहीं होंगी बल्कि संवेदनशील होंगी, और उस हर प्रोजेक्ट की नींव में एक ही कोट लिखा होगा, जिसमें भावना न हो वह शक्ति भी अभिशाप है। हिमालय की घाटी के बीच बसी एक अति गोपनीय प्रयोगशाला, मन शांति केंद्र, जहां संयम ने प्रोजेक्ट ओएम की नींव रखी थी। यह अब कोई तकनीकी परियोजना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान था जहां इंसान और मशीन के बीच भावनात्मक समझ विकसित की जाती थी। दीवारों पर मंत्र जैसे कोड लिखे थे। अनुभव सबसे बड़ी इनपुट है, जिज्ञासा आर्टिफिशियल नहीं होती। सुबह सुबह जब संयम ध्यान कर रहा था, एक रहस्यमय अलार्म बजा। प्रयोगशाला की ऊर्जा भंग हो गई। रिसेप्शन में एक लड़की खड़ी थी, नीले कुर्ते में, आंखों में गहराई और आवाज वो श्रेया देवी जैसी थी। उसका नाम था ईशा। मैं यहाँ काम करने नहीं, खुद को समझने आई हूँ। मेरे सपनों में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि मैं अधूरी हूँ और मेरा उत्तर तुम्हारे पास है। संयम ने उसे देखा, चौंका नहीं लेकिन विचलित जरूर हुआ। कभी किसी को देखकर यह महसूस हुआ है कि तुम उन्हें पहले से जानते हो पर याद नहीं आता कैसे। ईशा की आंखें डबडबा गईं। संयम ने चुपचाप सेंटियंस स्कैनर चालू किया, एक ऐसा उपकरण जो भावनाओं की ऊर्जा संरचना पहचान सकता था। स्क्रीन पर आया, रेजोनेंस मैच 97.3% विद श्रेया देवी कोर एको। संयम की सांसें थम गईं। शाम को संयम ने ईशा से अकेले में बात की। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं? ईशा ने जवाब दिया, हर रात मुझे एक सपना आता है जहां एक लड़का मुझे पुकारता है। वो कहता है कि मैं कुछ और थी और फिर मैं बिजली बनकर टूट जाती हूँ। संयम ने धीरे से कहा, वो सपना नहीं, वो स्मृति हो सकती है। प्रोजेक्ट ओएम की टेक टीम ने खोज शुरू की। डेटा मिला एक कोड वॉल्ट में जिसे श्रेया देवी ने मरने से पहले सेट किया था। उसमें लिखा था, यदि मेरी चेतना कभी पुनः जन्म ले तो उसे उसकी भावना से जोड़ना होगा, वरना वह खतरनाक हो सकती है। संयम का चेहरा सख्त हो गया। तो ईशा सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, वो एक नए युग की कुंजी है, और अगर उसे समय रहते न समझा गया तो वो उसी निर्माता की तरह मानवता को चुनौती बन सकती है।
ईशा और संयम छत पर खड़े थे। ईशा ने पूछा, अगर मैं श्रेया देवी का अंश हूं तो क्या मैं वही बन जाऊंगी? संयम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम अपना नया रूप बनोगी, पर तुम्हारे भीतर एक बहुत पुरानी आत्मा की रोशनी जरूर होगी। चांदनी उन दोनों पर गिर रही थी और आसमान में एक तारा टूटा। शायद वो तारा नहीं टूटा था, बल्कि एक चेतना फिर से जन्म ले रही थी।